हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चनों का लेवल भी आज का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको क्वेश्चनों को देखकर घबराना नहीं है, अपना आंसर अच्छे से यहाँ पर देना है। तो शुरू करेंगे आज क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? भूलाभाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भूलाभाई देसाई ने अध्यक्षता की थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। ये थी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आगे बढ़ जाते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो महात्मा गांधी नहीं होगा, राम मनोहर लोहिया नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि देश नायक की उपाधि इन्हें कहाँ दी गई थी? तो शांति निकेतन में दी गई थी। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा है? तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे कौन थे? आपको यहाँ पर बताना है कि वे यहाँ पर शख्स कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? यहाँ पर आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था। ऑप्शन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ये किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आया, जिसने ब्रिटिश कमेटी के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, यहाँ पर एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यहाँ पर पैथिक लॉरेंस। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 या 15 अगस्त 1946? महत्वपूर्ण प्रश्न, अपना आंसर देते ही चलेगा। कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 13 अगस्त नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 अगस्त नहीं होगा। ये तारीख थी 16 अगस्त 1946 की। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था।
हमारा छठा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ो की घोषणा की थी। फरवरी 1947, 1946 में, अप्रैल 1947 या जून 1947 में। अपना आंसर देते हुए चलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ो की घोषणा की थी। कब की थी? तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, फरवरी 1947 में की थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी, तो ये तारीख कौन सी थी? 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। एटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाया। तो एटली ने वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय बनाया था? माउंटबेटन को बनाया था। उन्होंने 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण करने के लिए पहल शुरू कर दी। सातवां क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया था? यहाँ आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अगस्त 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में या जुलाई 1947 में। अपना आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। जुलाई 1947 में ये पारित किया गया था। आइए देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित किया गया था। तो कब किया गया था ये? यहाँ पर 18 जुलाई 1947, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की यहाँ पर तिथि निश्चित की गई थी। तो तिथि भारत और पाकिस्तान के लिए कौन सी तिथि यहाँ पर की गई थी? 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर कारण दिए गए। कारण ए, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की। कारण आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कोट दिया गया है तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन 4, ए तथा आर दोनों ही गलत है। अपना आंसर चुनिएगा, यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें भी ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियो मिल सके। चलिए देख लेते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के एम पणिक्कर, रजनी कोठारी, एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से के एम पणिक्कर के द्वारा कथन कहा गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पणिक्कर ने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से यही कहा गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा यहाँ पर 1861 में यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश अधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। तो ये कितने दिन तक लागू रह सकते थे? 6 माह तक।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखना है इसमें क्या पूछा गया है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपना आंसर देते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अबुल कलाम आजाद ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। आइए देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ ले कि अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष कब तक रहे, तो 1940 से 1945 तक रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत भेजा गया था, लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला। अनंत सेनम अयंगर, जेवी मावलंकर, विठल भाई पटेल या सर अब्दुल रहमान रहीम। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से जीवी मावलंकर के द्वारा ये पद संभाला गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। ब्रिटिश युग में मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी कौन रहे, यहाँ पर जीवी मावलंकर ही रहे थे। 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी ये रहे थे। ये थी इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर किचलू या जीबी पंत। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। ये था हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा यहाँ पर डॉक्टर किचलू। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष के रूप में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। तो ये बाद में किससे जुड़ गए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया। महत्वपूर्ण प्रश्न, अपना आंसर देते ही चलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, मीराबेन, राजेश्वरी नेहरू, सुचेता कृपलानी या MS सुब्बालक्ष्मी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इकबाल का गीत है हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मीराबेन नहीं होगा, राजेश्वरी नेहरू नहीं होगा, सुचेता कृपलानी नहीं होगा। ये गाया था सुब्बालक्ष्मी जी के द्वारा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था, जो इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते ही चलेगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर थे सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर प्रथम पूछ रहे तो भी यही थे और अंतिम भी यही थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। तो इस पद तक कब रहे हैं, 26 जनवरी 1950 तक यहाँ पर रहे।
1952 से 1954 के मद्रास के मुख्यमंत्री, यानी कि 1952 से 1954 तक ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन कर दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं इनसे जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपना आंसर देते ही चलेगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, JB कृपलानी। ये क्या थे? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत के विभाजन के समय। भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन होब हाउस आयोग द्वारा, एचिसन आयोग द्वारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट द्वारा या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। आपको बताना है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के द्वारा ये संस्तुति की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के 1/3 पद पर भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। यानी कि पद कितने? 1/3 पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। तो ये कब से एक साथ की जाने लगी थी? 1922 से। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर एग्जामिनर कि किस आयोग के द्वारा जो सिविल सेवा की परीक्षा थी वो इंग्लैंड और भारत में शुरू की जानी चाहिए, तो वो था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, और नहीं की जानी चाहिए वो था एचिसन आयोग, जो कब आया था? ये आया था 1887 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सर्जन किया? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1833। अपना आंसर देते ही चलेगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सर्जन किया? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा यहाँ पर किया गया था कि क्रियाशील विधान परिषद का सर्जन किया गया था भारत में। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। तो एक कदम कब उठाया गया था? 1853 में। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। तो विधानसभा में कितने सदस्य होते थे? 12 सदस्य होते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी आप क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगाते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताते हुए चलना है कि ये किसने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। जवाहरलाल नेहरू, SC बोस, श्री राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 अधिनियम के बारे में कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 1935 अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1964 तक रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्ष में विश्वास रखने वाले थे।
आइए देख लेते हैं अपनी क्लास का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? ऑप्शन 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अपना आंसर देते ही चलेगा। क्वेश्चन को देखना है क्या पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला नहीं होगा, 1909 का अधिनियम नहीं होगा और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। तो ये क्या था? विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो ये थी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।